हेलो एंड वेलकम। दिस इज सपना बैद एंड आज जो सेक्शन हम करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ओके, सो व्हाट इज द बेसिक, क्या देख रहे हैं हम? व्हाट आर द डेफिनेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स को वन ऑफ द सोशल साइंसेस बोला जाता है. इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि एनी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसमें स्पेंडिंग ऑफ द मनी इन्वॉल्व हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी दो होते हैं, एक तो है कंजम्पशन, दूसरा है प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मनी भी इन्वॉल्व है, स्पेंडिंग भी इन्वॉल्व है. तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच डील्स विथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ठीक है, तो सारे ह्यूमन बींग, ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. The main economic problem is to transform society's resources into consumable commodities by using productive technology. It is a problem because human wants are unlimited and society's resources are limited. So, the central task of economics is to decide how much of which commodities are to be produced for the optimum satisfaction of human want. ठीक है, तो ह्यूमन वांट क्या कर रहा है कि हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट है उसको हम सेटिस्फाई कैसे करें. यही एक बेसिक सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे डिजायर्स है, जो हम चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. हम उसको ऑप्टिमम सेटिस्फाई तक नहीं ले जा पा रहे बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, टू कंज्यूम जो कमोडिटीज अवेलेबल है उसको हम कैसे कंजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो हमें ये देखना होता है, इट इज द टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड टू विच लेवल, कितना हमें प्रोडक्शन करना है एंड टू विच लेवल हमें प्रोडक्शन करना है. ठीक है, दैट इज द मेन टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स वी नीड टू डू. फिर आता है सब्जेक्ट मैटर. Subject matter of economics. What is the subject matter of economics? In economics, a want is something that is desired. Want is the starting point of economic activity. One leads to effort, and effort leads to satisfaction. ठीक है, what is the main content? What is the main subject matter of economics? It is want. ठीक है, want को हमें fulfill करना होता है. आप यदि कुछ कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, आपके पास अर्निंग होनी चाहिए, तो आप एफर्ट लगाओगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनोगे, तभी जाके आपका वांट सेटिस्फाई हो सकता है. सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड दैट सब्जेक्ट मैटर, तो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर? वांट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एवरीथिंग. इट इज अ सेंट्रल थिंग जिसके अराउंड पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है. This is the subject matter of economics. It is divided into four parts: production, कंजम्पशन, और इन दोनों के बीच में क्या है? एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, distribution and consumption. Now, what is production? In economics, production involves creation of goods by using raw material, finished good, final good, resources को use करके हमें goods को create करना होता है. To produce anything, हमें बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है. दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज प्रोडक्शन? दैट इज प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ गुड्स by using creation of utility by using resources, and all these resources are known as factors of production: land, labor, capital and organization. ये चार factors of production. Techniques and technology. It is defined as a ratio in which inputs are combined together to produce one unit of the good. For example, एक यूनिट गुड तैयार करने के लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर चाहिए? से एक कैपिटल चाहिए, 10 लेबर चाहिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 1:10, दिस इज प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, इफ कैपिटल एंड लेबर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस,
and if 1 unit of K is combined with 2 units of labor, then K is to L is 1 is to 2 is called the production technique. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक डिपेंड करेगा कैपिटल एंड लेबर कितना अवेलेबल है. ठीक है, सो दैट इज द फॉर्म विल डिटरमिन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. 2:3 होगा, 3:4 होगा, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी क्या अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है. व्हाट इज एक्सचेंज. ठीक है, व्हाट इज एक्सचेंज. एक्सचेंज होता है जब आप एक गुड को दूसरे गुड से चेंज कर दे. जैसे अभी पहले क्या होता था, गुड टू गुड एक्सचेंज होता था. अब क्या होता है, आप गुड खरीदते हो तो आप यू इन रिटर्न यू पे मनी, यू पे द प्राइस. सो दैट इज एक्सचेंज. तो पहले बाटर सिस्टम गुड टू गुड एक्सचेंज होता था. अब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, तो मनी इज इन्वॉल्व. प्राइस इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज. ठीक है, तो आप मनी इन्वॉल्व कर रहे हो जब आप गुड को खरीद रहे हो. तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली कंजम्पशन. दिस आर द 4 बेसिक एरिया जिसपे पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है. डिस्ट्रीब्यूशन इज शेयरिंग ऑफ द इनकम अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो आप गुड्स खरीद रहे हो उसका आपने 100 रुपए पे किया. ये 100 रुपए कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये कुछ कैपिटल के पास जाता है, कुछ लेबर के पास जाता है, कुछ लैंड के पास जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ द इनकम अमॉन्ग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द टोटल इनकम विच इज जनरेटेड by selling of this good and services in the market must be distributed in the form of rent, wages, interest and profit. ठीक है, जो गुड हम खरीद रहे हैं मार्केट से, उससे जो प्राइस पे करोगे वो प्राइस रेंट के तौर पे, वेज के तौर पे, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. और ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. What is micro? But pricing of factors of production. It means it explains how the price per unit of land is determined. In the same way, how the price per unit of labor is determined. Micro मतलब individual per unit, एक यूनिट. ठीक है, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर बंदे के पास कितना वेज जा रहा है, हर एक लेबर के पास कितना वेज जा रहा है, लैंड पर यूनिट के हिसाब से कितना उसको रेंट मिल रहा है, लेबर पर यूनिट के हिसाब से उसको कितना वेज मिल रहा है. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, वेज थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरीज आर ऑल माइक्रो थ्योरीज. ठीक है, तो माइक्रो का मेन काम ही है प्राइस डिटर्मिनेशन. ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं कि कैसे प्राइस फिक्स होगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडिविजुअल लेवल पे, पर यूनिट लेवल पे. फिर आता है मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्रो मीन्स शेयरिंग ऑफ द टोटल नेशनल इनकम among total factors of production. It means we came to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society as a whole. Total national income को आप कैसे distribute कर रहे हो, that is macro distribution. ठीक है, total national income को आप कैसे distribute कर रहे हो, that is macro as a whole aggregate के हिसाब से. ठीक है, तो मैक्रो यदि हम देखें तो ये एक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. और इसी में उन्होंने ऐड कर दिया एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज, इनकम थ्योरीज, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. ये चारों मैक्रो सब्जेक्ट्स होते हैं. एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है तो आप इसको मैक्रो लेवल पे पढ़ते हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सॉल्व इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकती, ये गवर्नमेंट ही करता है. तो एनीथिंग विच इज फ्रॉम द प्योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एग्रीगेट, वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू होता है. प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, सो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू. फिर फाइनली आता है कंजम्पशन. इट इज एन एक्ट टू गुड यूज द गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट. वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको गुड को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसका मतलब फाइनल परचेज बाय द इंडिविजुअल. सो व्हाट इज कंजम्पशन? इट इज अ फाइनल परचेज by an individual that are not investment of some sort. Okay, in other words, when you buy food, clothes, hair, tickets, etc., all are consumption. Through consumption, the consumer destroys the utility of the commodity. This utility was created by the producer through production. जैसे if someone buys a house, घर खरीद रहा है, तो it will be known as consumption. ठीक है, यदि उसने उसको रेंट के लिए दे दिया तो इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट. यदि वो कार खरीद रहा है वो कंजम्पशन है, यदि ड्राइव के लिए.
लेकिन यदि वो कार बिजनेस पर्पज यूज कर रहा है तो इसको आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट. इन शॉर्ट, द रीजन फॉर परचेज डिटरमिन्स वेदर समथिंग इज व्यूड एज इन्वेस्टमेंट और एज कंजम्पशन. ठीक है, कंजम्पशन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना, और उस यूज को करके यदि आप उसने वहां से आप कुछ इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज सोच रहे हो, तो वही कंजम्पशन आगे जाके इन्वेस्टमेंट बनता है. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया देखो. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. इट इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब उसके सब्जेक्ट मैटर है. प्रोडक्शन जब आप गुड्स तैयार करते हो यूजिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है टेक्नोलॉजी. इसी में टेक्नोलॉजी यूज होगा, डिपेंड करेगा कैपिटल अवेलेबल है, लेबर कितना अवेलेबल है. एक्सचेंज जब आप गुड्स बन जाता है तो आप गुड्स को बेचते हो और बदले में मनी मिलता है, तो मनी इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज प्रोसेस. डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप गुड खरीद रहे हो तो आप प्राइस पे कर रहे हो और यही प्राइस फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एट इंडिविजुअल लेवल, पर यूनिट लेवल जिसको माइक्रो लेवल बोला जाता है, एग्रीगेट लेवल जिसको मैक्रो लेवल बोला जाता है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. फाइनली कंजम्पशन. कंजम्पशन मतलब यूजिंग द गुड. अब यदि आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो सो दैट इज कंजम्पशन, और वहीं से आप यदि इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो दैट इज इन्वेस्टमेंट. नाउ अब हमें पढ़ना है कुछ डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन. ठीक है, सबसे पहले आ रहा है वेल्थ डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेबी से एंड एडम स्मिथ. एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. उन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में. और उन्होंने इकोनॉमी को पॉलिटिकल इकोनॉमी से थोड़ा सा दूर हटके साइंटिफिक मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की. जेबी से के अनुसार इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज, देखो दोनों ने ही साइंस बोला, इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ. ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड इट डील्स विथ वेल्थ. तो वेल्थ डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेबी से एंड एडम स्मिथ. तो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वेल्थ को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कंज्यूम किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. तो उन्होंने ये भी बोला अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक इंडिविजुअल है, क्योंकि वो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का हिस्सा होता है. एंड इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, ये मेनली जो एडम स्मिथ की थ्योरी है या जेबी से की थ्योरी है, ये कोशिश कर रहे हैं कि वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाता है. तो इट कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ. तो उनके डेफिनेशन को जेबी से और एडम स्मिथ के डेफिनेशन को, जेबी से और एडम स्मिथ के डेफिनेशन को बोला जाता है वेल्थ डेफिनेशन. दोनों ने इकोनॉमिक्स को साइंस के रूप में ही लिया, लेकिन उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स वेल्थ का बोला कि वेल्थ कैसे क्रिएटेड होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कंज्यूम होता है, वेल्थ कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है एंड सो ऑन. लेकिन ये जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ और जेबी से का, it is criticized, it was criticized by several philosophers like Carlyle, Ruskin, Walras, Dickens. According to critics, economics is decimal science, gospel of mammon, bread and butter science, uncompleted science. Wealth is no use unless it is satisfies human want, मच नॉट इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन. जो वेलफेयर पे बिलीव करते हैं, जो क्रिटिक्स कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कौन है? वो वेलफेयर डेफिनेशन वाले हैं. उनको लगता है कि इकोनॉमिक्स को आप यदि साइंस में रिड्यूस कर दोगे, ठीक है, और इट इज अबाउट ब्रेड एंड बटर साइंस यदि आप इसको बोलोगे, तो इसका मतलब आप ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को थोड़ा कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, वेलफेयर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो. वेल्थ शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ डिस्कशन, वेलफेयर शुड बी द बेसिक डेफिनेशन, वेलफेयर शुड बी द डिस्कशन. तो ये डेफिनेशन वेल्थ का डेफिनेशन एडम स्मिथ और जेबी से देते हैं. तो मार्शल का डेफिनेशन जो है वो है वेलफेयर का डेफिनेशन. ही वॉज फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ. He wrote a famous book, Principle of Economics,
और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1870। ठीक है, उनको हम मार्शलियन थ्योरी बोल रहे हैं, वेलफेयर डेफिनेशन बोल रहे हैं। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था, economics is the study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being. ठीक है, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, हम ऑर्डिनरीली जो मैनकाइंड करते हैं, सोशल एक्शन जिसे देखा जाए, पार्ट ऑफ इंडिविजुअल हम देख रहे हैं, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। और मटेरियल रिक्विजिट पाने के लिए, घर में आपको जो चीजें, मटेरियल रिक्विजिट का मतलब टेबल, चेयर, फैन एंड सो ऑन, ये सारी चीजों को पाने के लिए जो हमें करना पड़ता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन करना पड़ता है, दैट इज इकोनॉमिक्स. So according to Marshall definition, economics is one side of wealth and other more important side is welfare. ठीक है, उन्होंने wealth plus welfare बोला, खाली wealth इकट्ठा करने से नहीं होगा, wealth से, material wealth से, material requisite से हमारा welfare भी आना चाहिए. According to this definition, economics is social science. ठीक है, it is classified into two categories, material good and immaterial good. According to Alfred Marshall, economics is a normal science या normative science. ठीक है, नॉर्मेटिव सेंस का मतलब होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप किसी को एक्सप्लॉइट करके ये काम करोगे, तो उससे उसका वेलफेयर डिस्टर्ब होता है. तो किसी का बुरा किए बगैर, किसी का बुरा किए बगैर आप अपना भला करते हो, अपना प्रोडक्शन कंजम्पशन करते हो, दैट इज द आइडियल ऑफ मार्शल. मार्शल ने वेलफेयर पे जोर दिया था, वेलफेयर को सुप्रीम माना था, और उनके डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोला जाता है. So according to Marshall, the top priority is given to welfare, second priority is given to wealth. ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिक जो स्टेटस है उससे उन्होंने सोशल मैन का स्टेटस बोला. ठीक है, तो दैट उनका मेन प्रायोरिटी ही वेलफेयर था. अब इनका जो मार्शल का डेफिनेशन है, वेलफेयर का डेफिनेशन है, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लैनल रॉबिन्स, क्रिटिसाइज्ड बाय लैनल रॉबिन्स, जिनके थ्योरी को, जिनके डेफिनेशन को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है. ठीक है, जिनके डेफिनेशन को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, वेलफेयर डेफिनेशन is uncompleted, not complete definition. Economics must be neutral between end. ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, लायनल रॉबिन्स, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स मस्ट बी न्यूट्रल बिटवीन एंड, मतलब ना फॉर ना अगेंस्ट. ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन दे रहे हो, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन यदि आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्रिएट करके दे रहे हो, तो इसका ये जो सॉल्यूशन है, ये इसके अगेंस्ट में या इसके फॉर में चीजें नहीं होनी चाहिए. क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो डिबेट नहीं होता है. डिबेट इस बात का है कि राइट क्या है, अभी का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज. ठीक है, फैक्चुअल ट्रूथ, फैक्ट है. तो फैक्ट को आप दो नजरिया जब दे देते हो, ओपिनियन दे देते हो, तो आप मार्शलियन थ्योरी पे चले जा रहे हो. लेकिन जब फैक्ट को फैक्ट के रूप में ही लो, ट्रूथ के रूप में लो, दैट इज यू आर बीइंग न्यूट्रल, यू आर नॉट फॉर, यू आर नॉट अगेंस्ट इट. ठीक है, जब हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 2% है, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, ना हम अनएम्प्लॉयमेंट के फेवर में बोल रहे हैं, ना अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं. लेकिन जब आप ये बोलना शुरू करें अनएम्प्लॉयमेंट 2% है, इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा करते तो सही हो जाता, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता, तो ये जो हम बातें बोलते हैं, फेवर करते हैं या अगेंस्ट में बोलते हैं, सो वी आर नॉट बीइंग न्यूट्रल. लेकिन जब न्यूट्रल होना होता है, इनडिफरेंट होना होता है, तो मुझे ना तो फेवर में बात करनी है, ना अगेंस्ट में बात करनी है, जैसा है वैसा रिप्रेजेंट करना, फैक्ट रिप्रेजेंट करना, दैट इज पॉजिटिव साइंस. तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स वाज वेलफेयर. बट जब रॉबिन्स ने उनको क्रिटिसाइज किया, रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को बोल दिया पॉजिटिव साइंस, जो न्यूट्रल होती है बिटवीन एंड, मस्ट बी डिस्क्राइबर नॉट अ, मस्ट बी एज अ डिस्क्राइबर नॉट अ डिस्क्राइबर. ठीक है, वो डिस्क्राइबर होना चाहिए लेकिन उसको फेवर नहीं लेना चाहिए. सो
some material good which do not promote human welfare, but these goods are also produced, exchanged and consumed, so they also come under the subject matter of economics. क्योंकि मार्शल ने बोला है कि अकॉर्ड मटेरियल गुड जो वेलफेयर प्रमोट नहीं करती है उनको उन्होंने नेग्लेक्ट किया था। मार्शल ने बोला था कि वेलफेयर जो प्रमोट नहीं करती उस गुड्स को प्रोडक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहुत सारे गुड्स वेलफेयर के लिए नहीं, फायदे के लिए प्रोडक्शन होती है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए होती है और होना ही चाहिए, क्योंकि तभी जाके इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप जब प्रॉफिट ही नहीं इनकर करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मस्ट बी एज अ ट्रूथ को उनको रिप्रेजेंट करना, फैक्ट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, लाइक देखो उन्होंने बोला सिगरेट एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट, और हमें पता है सिगरेट एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है, तो आप इसको प्रोडक्शन करोगे भले ही इससे वेलफेयर ना आए। ठीक है, तो उनके डेफिनेशन को स्केर्सिटी डेफिनेशन बोला जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक्स को उन्होंने साइंस बोला, which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have alternative points। तो उनके अकॉर्डिंग wants are unlimited, resources are limited, ones are unlimited, resources are limited, there are alternative uses of limited resource and therefore there is a problem of choice। उन्होंने बोला कि वंस हमारी अनलिमिटेड होती है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड हमारी अनलिमिटेड है लेकिन सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, और उसकी वजह से ही क्या होती है, प्रॉब्लम राइज करती है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि चॉइसेस कम है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो हमें उसको चॉइस करना पड़ता है क्या करें और ना करें। तो सब देयर अराइज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देयर अराइज द प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, डिमांड मुझे बहुत करना है लेकिन प्रोडक्शन मेरे पास कम है, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज मेरे पास कम है, मुझे रोड्स भी बनाने हैं, रेलवेज भी बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, सब बनाना है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो नेचुरली चॉइस की बात आ जाएगी कौन सा पहले करना है। तो पहले वही करना है जो जरूरत हो, जो प्रायोरिटी वाला हो। वेलफेयर ऑफ कोर्स प्रायोरिटी है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे हिसाब से या रॉबिन्स के हिसाब से ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि वंस आप डेवलप्ड हो जाते हो, वंस आप ग्रोथ हो जाती है, तो ही आप उस इन्वेस्टमेंट से, उस सेविंग से आप वेलफेयर क्रिएट कर सकते हो। तो रॉबिन्स ने इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया, फैक्चुअल ट्रूथ पे ज्यादा जोर दिया, ओपिनियन, एथिक्स, जजमेंट, नॉर्म्स, इन सब सारी चीजों से उन्होंने बोला कि इन सारी चीजों से ऊपर उठना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन शुड बी द प्रायोरिटी। According to this definition, economics is analytical science, economic turn into a universal science, it is a positive science, it is neutral between ends। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह उन्होंने देखा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह बराबर होगा। पॉजिटिव साइंस, इसका मतलब इट इज अबाउट फैक्ट्स, एंड इट शुड बी न्यूट्रल बिटवीन एंड, इसका मतलब किसी को ना सपोर्ट करेगा ना अगेंस्ट करेगा, जैसा सोल्यूशन है वैसा देगा, किसी को फेवर करते हुए नहीं, कोई भी आइडियोलॉजी को फेवर करते हुए नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म की, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक साइंस नहीं है, यूनिवर्सल साइंस नहीं है। यूनिवर्सल साइंस का मतलब होता है जो हर जगह ट्रू हो, लेकिन इकोनॉमिक्स का हर डेफिनेशन हर जगह ट्रू नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज पे एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, तो अब जो प्रोडक्शन होगा वहां पे वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लेके होगा, एक पर्टिकुलर टारगेट लेके होगा। कम्युनिस्ट एंड डिक्टेटरशिप जो कंट्रीज होती हैं, डिक्टेटरशिप कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होती हैं, वहाँ प्रॉफिट का, जैसे चाइना है, चाइना में आप सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट नहीं होता, प्रोडक्शन फॉर वेलफेयर होता है, वहाँ मार्शल वाली डेफिनेशन ज्यादा एप्लीकेबल होगी। इंडिया जैसे कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ प्रॉफिट, गवर्नमेंट ऐसा बहुत प्रोडक्शन करती है जो वेलफेयर रिलेटेड होता है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है जो वेलफेयर रिलेटेड होता है, प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो बात वैसे वेल डेफिनेशन हम बोलें, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वहीं घूम फिर के वापस आती है, और बहुत सारे डायनामिक कंसेप्ट को भी इन्होंने इग्नोर किया है। ग्रोथ डेफिनेशन, ये था केन्स का और सैमुअलसन का, दोनों ने दिया था ग्रोथ डेफिनेशन, रिटन बाय सैमुअल
Samuelson was Economics and Introductory Analysis. In this book, he gave a new definition of economics. उन्होंने क्या definition दिया? Economics is the study of how men and society choose, with or without use of money, to employ the resources that have alternative uses to produce various commodities over time, for distributing them for consumption now or in future among various persons and groups in the society. ठीक है, उन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें लोग या सोसाइटी मनी को यूज करते हुए या बिना मनी को यूज करते डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो अभी भी कंज्यूम कर सके, फ्यूचर में भी उसको कंज्यूम कर सके और उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, ग्रोथ डेफिनेशन या स्केर्सिटी डेफिनेशन है ये। तो आप कैसे स्केर्स रिसोर्स को यूज करते हुए बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हो, ताकि आज का जनरेशन चल निकले, कल वाला जनरेशन तो इस वही लेवल ऑफ यदि टेक्नोलॉजी या वही लेवल ऑफ लाइफ हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिले, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलते। तो ग्रोथ के लिए यू शुड हैव एनफ रिसोर्सेस, ताकि आने वाली जनरेशन को भी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का मौका मिले। तो वेरियस कमोडिटी प्रोडक्शन करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी और बाद में, ताकि एक सेटिस्फैक्शन का लेवल आ सके, एक ऑप्टिमाइजेशन का लेवल आ सके। What are the main points? Like the scarcity definition, it also accepts unlimited wants, unlimited resource. तो इन्होंने भी unlimited want, unlimited resource की ही बात करी, और तभी limited resource है तभी choice की बात होती है। choice की बात होती है तो हमें ये देखना होता है जिसको use कर रहे हैं उसका best use यही है कि या कुछ और है। According to Samuelson, the problem of scarcity of resources not only confined to present but also to the future. Not only confined to the present but also to the future. It means he introduced the concept of time element. ठीक है, उन्होंने उनकी थ्योरी को हम डायनामिक थ्योरी बोलेंगे। डायनामिक थ्योरी इसलिए क्योंकि वो आज की भी बात करते हैं, फ्यूचर जनरेशन की भी बात करते हैं। तो उनके लिए इकोनॉमिक्स एक ग्रोथ थ्योरी है, एक डायनामिक थ्योरी है, जिसमें आज की जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन का भी ध्यान रखा जाता है कि वो कितना कंजम्पशन आज कर रहे हैं और नेक्स्ट कितना करेंगे। डायनामिक अप्रोच, ठीक है, मार्शल की जो वेलफेयर डेफिनेशन एंड रॉबिन्स की जो स्केर्सिटी डेफिनेशन, इन दोनों को उसने अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया। ठीक है, तो जो दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के रूप में देखा। It studies about man's behavior, rational social being, wealth relation, welfare के relation. Earning and spending of income was considered to be end of all economic activity. Wealth was considered as means to an end, the end being human welfare. ठीक है, wealth का क्या काम है? welfare तक जाना, तो as a means काम करेगा, end तो आपका welfare। मॉडर्न जो थ्योरी है, उन्होंने इंडिविजुअल को कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के तरीके से देखा, सोशल साइंस नहीं, इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल की तरफ देखा जो अपने गोल को ऑप्टिमाइज कर सकता है थ्रू डिसीजंस व्हिच आर इकोनॉमिक्स। एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है, पॉलिसी मेजर सजेस्ट करता है। सोशल जो प्रॉब्लम होगा वो एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल टूल्स और बाय एम्पिरिकल मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सोशल जो प्रॉब्लम होंगे उनका एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासिकल डिस्कशन, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस, एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम इज एंड हाउ इट टेंड्स टू बी सॉल्व्ड। कैसे प्रॉब्लम होगा और क्या कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो मेनली मॉडर्न अप्रोच इज अबाउट प्रॉब्लम सोल्यूशन, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक डिसीजन के थ्रू, पॉलिसी डिसीजंस के थ्रू कैसे उसको सॉल्व करते हो। तो इन आज के टाइम पे इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों तरीके से देखते हैं। हम फैक्ट भी देखते हैं। आपने यदि न्यूज देखा है, ठीक है, आपने यदि न्यूज देखा है, न्यूज में हम देखते हैं कि पहले वो क्या करते हैं, घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं, इलाबोरेट करते हैं, इंस्टेंसेस बताते हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हुए, ये रेल एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सच्चाई आई है उसको सामने रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उस एक्सपर्ट को उस टॉपिक के बारे में, उस घटना के बारे में, उस इंस्टेंस के बारे में राय मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं। तो कुछ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, कुछ उसके फेवर में बोल जाते हैं। तो देखो, इकोनॉमिक्स
दोनों यहाँ पे हो रहे हैं। घटनाओं को, इंस्टेंस को एज इट इज जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो बनता है क्या, एज इट इज रिप्रेजेंट किया तो वो बना पॉजिटिव। लेकिन जब आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हो और उनपे आप क्रिटिसिज्म करते हो या आप उसके फेवर में बोलते हो या उसके अगेंस्ट में बोलते हो तो आप बन जाते हो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। So in modern time, it is both positive and normative economics. Economics of a, economics of today deals with economic issues. ठीक है, क्या होना है, क्या होना चाहिए, सिर्फ इतने नहीं, क्या है उसके बारे में भी डिस्कस होना करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव दैन पॉजिटिव। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो are introduced by Ragnar Frisch in economics. He is the नाम क्या है, Ragnar Frisch in economics. He is a professor of Oslo University in Britain. According to him, economics is studied in two ways, micro level पे और macro. Micro individual level है, macro aggregate या government का level है। ठीक है, माइक्रो का वर्ड देखो आया है फ्रॉम कहाँ से, माइक्रोस से, जिसका मतलब बहुत छोटा, मिलियन पार्ट। It studies about individual unit like एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री। ठीक है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, और माइक्रो डेफिनेशन, इट इज अबाउट पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड। और व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है प्राइस थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इट डील्स विद वेलफेयर, इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट डील्स विद वेलफेयर, इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड, जिसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी इज माइक्रो। यदि मैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स देखूं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स दो हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो थ्योरी इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कितना मिल रहा है, कितना रेंट मिल रहा है, कितना प्राइस मिल रहा है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री कितना कॉस्ट बेयर कर रहा है। सो इट इज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी का ऑपरेशन है, इकोनॉमी कैसे चल रही होती है पर यूनिट। इकोनॉमी भले ही टोटल में चल रही हो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो कैसे चल रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पे वो कैसे, तभी हमें पता चलेगा पूरा देश कैसे चल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड इट इज अबाउट managerial economics. तो microeconomics is very significant unless and until you understand microeconomics, individual level पे क्या परेशानियां चल रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को क्या दिक्कत है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो ही आप देश के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो एक एक से ही देश बनता है ना, देश का प्रॉब्लम मतलब एक एक का प्रॉब्लम है। तो माइक्रो प्रॉब्लम प्राइमरली आपको माइक्रो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे उसके डिजायर, कैसा उसका डिमांड फुलफिल हो सके विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो अराइज ही स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स से कर रही है, तो उस रिसोर्स को कैसे सही करा जाए। मैक्रो derived from the word macros which means large or very big। ठीक है, it deals with aggregate national income, full employment, input, output, investment, consumption। ये सारे मैक्रो के टॉपिक हैं, एग्रीगेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे। According to Gardner Ackley, macroeconomics is concerned with such variable as the aggregate volume of output of economy, with the extent to its resources are employed, with the size of national income and the general price level। ठीक है, एग्रीगेटिव वॉल्यूम के ऊपर देश के मैक्रो में जो डिस्कशन होता है वो देश के लेवल पे डिस्कशन होता है, नेशनल इनकम कितना है, एग्रीगेट आउटपुट कितना है, एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या या जनरल प्राइस लेवल क्या है, नेशनल इनकम कितना है। Now what is the scope? It is about national income, calculation of national income, full employment, inflation, trade cycle। इसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, it is income theory and तो macro analysis, some problems
आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन होते हैं प्राइस का, एम्प्लॉयमेंट का, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल में क्या चेंजेस होते हैं, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी है। सिग्निफिकेंस क्या है कि पूरी इकोनॉमी की एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करें, उसका इफेक्ट कैसे कैसे आए, एंड प्रिपेयर द इकोनॉमिक प्लान्स। ठीक है, एक पॉलिसी बनानी है, प्लान करना है पूरे इकोनॉमी से रिलेट करके। और ट्रेड इन्फ्लेशन जो होती हैं, ट्रेड साइकिल, कभी रिसेशन कभी डिप्रेशन ठीक है, कभी डिप्रेशन कभी रिसेशन, इसको कैसे हैंडल किया जाए, इन्फ्लेशन को हैंडल किया जाए। Economics is science और art. Economics is both science and art. Economics science भी है, economics art भी है. Science क्योंकि this is knowledge. Art because that knowledge is put into practice. So it is science because it is systematic body of knowledge. Relationship between cause and effect. Science क्या करता है, कारण and उसके effect को, इफेक्ट है तो कारण ढूंढता है, कारण है तो उसका इफेक्ट ढूंढता है, तो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो साइंस बोला जा रहा है क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट कर रहा है। सिस्टमैटिक स्टडी है, फैक्ट्स के बारे में है, एनालाइज कर रहा है उस फैक्ट को, ठीक है, और एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश करता है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, लॉज के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे। ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हुए उसके बारे में एक एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके बारे में फिर एक थ्योरी डिडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, एनालिसिस, cause and relation, cause and effect का relationship, all these are nothing but features of scientific studies. ठीक है, like physics, chemistry, botany, it also satisfy the features of science. Universal नहीं है, science जैसे universal है, universal नहीं है, लेकिन method to study the subject matter of economics is of course science. Economics को art बोला जा रहा है because it is a system of rules for the attainment of a given end. एट एंड जो भी है, चाहे वेल्थ हो चाहे वेलफेयर हो, उसको पाने के लिए जो आप सिस्टम ऑफ रूल्स फॉलो करते हो, उसको आप अप्लाई कर रहे हो, नॉलेज जो आपने गेन किया थ्रू ऑब्जर्वेशन, आप उसको जब अप्लाई करते हो तो उसको आर्ट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज टू फॉर्मुलेट रूल्स टू बी यूज फॉर द पॉलिसीज। पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए आप रूल बनाते हो। आर्ट तरीका, टू डू, आर्ट मतलब टू डू। तो जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने वेरीफाई किया, जो आपने कॉज या इफेक्ट देखा, उसको आप अप्लाई करोगे, काम करोगे, टू डू करोगे, इंडिविजुअल लेवल पे एंड सोशल लेवल पे। इसीलिए उसको बोला जाता है एप्लीकेशन वाला इकोनॉमिक्स या आर्ट। What is the difference between science and art? Science is theoretical, art is practical. Science teaches us to know, art teaches us to do. Economics as a science in methodology, art is its application. ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो साइंटिफिक तरीके से, मेथोडोलॉजी से, स्टेप बाय स्टेप और एक्सपेरिमेंट करके आप पढ़ते हो, लेकिन आप अप्लाई जब करते हो आर्ट हो जाता है वो। ठीक है, एप्लीकेशन इज आर्ट। तो इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस बोलेंगे कि नॉर्मेटिव? इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस, जो कि रॉबिन्स की थ्योरी थी, उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट इट इज, क्या है, बट नॉट व्हाट टू बी, क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का ये टारगेट नहीं है। इकोनॉमिक्स ये नहीं करता कि क्या करना चाहिए, वो ये बताता है कि क्या कर रहे हैं। इट इज अबाउट फैक्ट्स, क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतनी है, क्या करना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, दैट इज अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो इट एक्सप्लेन द थिंग्स एज इट इज, जैसा है उसको वैसे ही एक्सप्लेन करना इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट डज नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, ओपिनियन पास नहीं करता। तो इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस, इट इज ought टू बी what नॉट टू बी। ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जब ये डिस्कशन करने लगते हैं तो वो नॉर्मेटिव साइंस बन जाता है। इट डज रिलेट्स टू वैल्यू जजमेंट, इट डील्स विद गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, इट डील्स विद गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस।
नॉर्म्स है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी वाली जब थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं वो इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस है. इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. ठीक है, तो अभी देखा हमने माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस. अब देखते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड. ठीक है, व्हाट इज डिडक्टिव? डिडक्टिव इज अ स्टैटिक एनालिसिस, इंडक्टिव इज डायनेमिक एनालिसिस. ये डिफरेंट पढ़ने के तरीके हैं. इकोनॉमिक्स को आप कैसे पढ़ते हो? या तो आप स्टैटिक तरीके से पढ़ते हो, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में, या फिर कल क्या होगा, कितना होगा, एक डायनामिक एनालिसिस फ्यूचर के बारे में एंड प्रेजेंट के बारे में. So deductive method is a called prior method, abstract method and analytical method. In this method, laws or theories are prepared on the basis of fundamental assumption. In this method, logic proceeds from general to particular. ठीक है, जनरल थ्योरी है उसको आप पर्टिकुलर की तरफ ले जाते हो, उसको बोला जाता है डिडक्टिव एनालिसिस. लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. ये जो लॉ है ये थ्योरीज है, लेकिन ये थ्योरी आप फंडामेंटल एजम्पशन के बेसिस पे फ्रेम कर रहे हो. ठीक है, तो आपने यहाँ से कंजम्पशन का एक ऐसे ले लिया, प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करती है. ठीक है, एक सोल्यूशन आपने ले लिया, लेकिन ये जो जनरल एक सोल्यूशन है, इसको जब आप प्रूव करने जाओ तो आप क्या करोगे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी से पूछोगे. आपको पहले से कंक्लूजन वेल एस्टेब्लिश्ड है, प्रायर. ठीक है, प्रायर आपने पहले से एस्टैब्लिश करा है, अब उसको आप सिर्फ अप्रूव या डिसअप्रूव करना चाहते हो. ये जो मेथड आप यूज करोगे उसको बोला जाएगा डिडक्टिव मेथड. ठीक है, प्रायर मेथड पहले से आपने कंक्लूजन फिक्स हो गया, वो कंक्लूजन एनालिटिकल मेथड से आया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से आया है, फंडामेंटल एजम्पशन के बेसिस पे आया है, लेकिन आप उस एजम्पशन को वापस प्रूव या डिसअप्रूव करना चाहते हो. फिर आता है इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड. Historical method or statistical method. In this method, the laws or theories are prepared on the basis of facts or statistical data. डेटा जो होगा, फैक्ट जो होगा, उस स्टैटिस्टिकल डेटा पे ये डिपेंड करेगा कि थ्योरी लॉ इंडक्टिव मेथड उसी पे डिपेंड करता है. इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसेस फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. यहाँ से क्या हो रहा है? जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा है और यहाँ पर्टिकुलर टू जनरल जा रहा है. ठीक है, तो इंडक्टिव लॉजिक proceeds from general particular to general and deductive proceeds from general to particular. मॉडर्न इकोनॉमिक्स जनरली हम इंडक्टिव मेथड ही फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास. ठीक है, चैप्टर 1 की फर्स्ट क्लास थी ये, जिसमें हमने माइक्रो मैक्रो, डिडक्टिव इंडक्टिव, पॉजिटिव नॉर्मेटिव थ्योरीज देखी, डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस देखे. ठीक है, तो बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास.